बहुत बहुत खुशामदीद है आपका इस ख़ास नशरियात में। और आज की नशरियात इसलिए बड़ी ख़ास है क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। और ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम बात करेंगे तो बात सीधे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की करेंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करेंगे बल्कि सरहद पार से लेकर जो सूरत हाल बन रही है इस पर, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर पर क्या कुछ हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं नहीं होने हैं। इसलिए ये गर्मा गर्म बातचीत चलेगी, बहस नहीं बल्कि बात होगी। समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात किस से मत जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 72 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट्स को बैक टू बैक देखेंगे। पहले वज़ीर दाखिला साहब की मीटिंग, उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा गुलाम नबी आज़ाद का बाहर आना। और गुलाम नबी आज़ाद का बाहर आना मतलब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर एक और साइकिल पैदा होना। इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, टाइम निकाल कर ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बात करने के लिए। रविंदर जी, सबसे पहले जो मौजूदा हालात है आज के दिन के, दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही है, बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फीडबैक भी लिया गया। क्या कुछ इन मीटिंग्स के अंदर की कहानी है? क्योंकि दाखिला वजीर साहब पहले हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा से पहले मीटिंग ली और अब हम देख रहे हैं कि दूसरी मीटिंग, इसमें डेवलपमेंट भी है और इलेक्शन का छोटा छोटा बिगुल बजाने की कोशिश भी है। हम अक्सर अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ मिलने दिल्ली आते हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशंस हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं डेवलपमेंट के साथ साथ जिनको अक्सर हम डिस्कस करते हैं और वक्तन बवक्तन हम दिल्ली आते रहते हैं। और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हों या अन्य वरिष्ठ नेता हों, उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की जो वहाँ के हालात हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है, उनका जिक्र अपने सीनियर लीडरशिप के साथ हमेशा करते हैं। उसी कड़ी में माननीय गृह मंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर्स हैं आपसे मिलना चाहते हैं। और काफ़ी देर पहले हमने उनसे ये निवेदन किया था, चूँकि पार्लियामेंट हाउस चल रहा था, माननीय गृह मंत्री जी उस पार्लियामेंट के सेशन में बिजी थे, तो हमारी मुलाकात 26 अगस्त के दिन तय हुई। बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान था। तो हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के लिए आए और डिटेल में जम्मू कश्मीर के मामलात पर हमने वहाँ माननीय गृह मंत्री जी के साथ बात की। इन सारी चर्चाओं में यहाँ हमने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर बात की, वहीं हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सुरक्षा के हालात हैं, उन पर चर्चा हुई। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, राजनीतिक परिदृश्य है जम्मू कश्मीर का, उस पर भी माननीय गृह मंत्री जी के साथ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने यहाँ चर्चा की है। और हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तत्वाधान में होते हैं, उनको हल करना होता है। वो सारे वक्तन बवक्तन अपने वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा में उनके संज्ञान में लाते। ठीक है जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इस बार जो हम सुन रहे हैं अक्रॉस द टेबल जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस बार मिशन कश्मीर है। और वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जम्मू तो ठीक है जी, यूनिट के तौर पर ले रहे हैं हम, अब ज़रा कश्मीर को भी लेके चले और एक यूनिट करें इसको। क्या मैं ये समझूं कि अभी तक बीजेपी 2 यूनिट्स में इसको देख रही थी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनिट है, 2 यूनिट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी जम्मू कश्मीर में एक ही यूनिट है और अध्यक्ष के नाते से मैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू हो रजौरी हो, लेकिन ये जो खबर आई ना कि जनाब कश्मीर को लेके चलिए, कश्मीरियों को अपने साथ मिलाने, माननीय गृह मंत्री जी का ये कहना था कि जम्मू रीजन भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्टन है। जम्मू रीजन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आज से नहीं, प्रजा परिषद और जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त अगर कहीं मजबूती थी, पकड़ थी, वो जम्मू रीजन था।
माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हमको जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार को बढ़ाना है, मजबूती देनी है। कश्मीर के लोग भी अपने हैं, उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कश्मीर के लोगों को मुबारक दी। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान पूरे कश्मीर के अंदर मनाया गया, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर माता बहन के हाथ में तिरंगा, उसको लेकर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये अद्भुत नजारा था जो हमने कश्मीर के अंदर देखा। सर, और उन्होंने कहा हमें कि आप देख रहे हो जिन लोगों के हाथ में तिरंगा है ये देशभक्त लोग हैं और अधिकांश लोग हैं। लोगों ने खुशी खुशी कश्मीर के अंदर तिरंगे फहराए। और इतना ही नहीं, जब मैंने वहाँ लाल चौक के अंदर तिरंगा रैली की तो वहाँ तो 90-95% जो नौजवान थे कश्मीर के थे। तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि हमें कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के फुटहोल्ड्स मजबूत करने हैं और जो मिशन 50+ है भारतीय जनता पार्टी का कि अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, वो तभी पूरा होगा जब हमको कश्मीर से भी सीटें आएंगी। राइट रविंद्र रैना साहब, आप जरा सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूँ, क्योंकि आप बड़े गहराई से सरहद पार को भी देखते हैं, चाइना की पॉलिटिक्स पर भी नज़र है। आज के दिन में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरहद से लेकर अंदर तक कहाँ पर हैं हम? क्या हम ये माने कि जिस विजन को लेकर हम 2019 में चले थे हमने इसको 70 to 80% अचीव कर लिया है, या अभी हमें बहुत सारा मंजिल है जो तय करना है? देखिए, यहाँ तक जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हालात का अगर मामला है, उस संबंध में अगर आप देखेंगे तो बहुत चेंजेस पिछले लगभग 3-4 साल में आया है। एक ज़माना था कि जब कश्मीर घाटी साल के 12 महीनों में से 9-10 महीने बंद रहता था। हर तीसरे दिन लाल चौक बंद रहता था। कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, अलगाववादी संगठन हो, उनके बंद के कैलेंडर्स आते थे और अब धीरे धीरे वहाँ के अंदर बिजनेस ठप हो रहा था, वहाँ के कारोबारियों को नुकसान हो रहा था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहते थे। तो बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों ने और ख़ासकर बच्चों ने पिछले 30-35 साल में इस दहशतगर्दी की, इस आतंकवाद की आग में यहाँ आम लोगों को नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को और बिजनेसमैन को, गरीब लोग को हुआ। लेकिन पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज आई है। चेंज है, कॉलेज खुल रहे हैं, कैलेंडर नहीं है, हड़ताल नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि जो दे रहे थे वो सारे बंद है। इसलिए वो इकोसिस्टम, जिसको एलजी साहब कह रहे हैं कि हमने जी इकोसिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की, वो ग्राउंड पर आपको कहीं ज़रूर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब मैं सिक्योरिटी सिनेरियो को देखता हूँ और सिक्योरिटी स्टेटमेंट्स को देखता हूँ, हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने बाद 200 मिलिटेंट अभी भी एक्टिव है जी, 600 इधर है, 200 इधर है। वो जो 200 वाला टारगेट है, ये मैं 2019 से पहले भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा था। तो आज जिस तरीके से ये लोकल रिसाइकलिंग हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी बहुत सारा हीलिंग टच करने की ज़रूरत है ताकि ये इकोसिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने लाजवाब काम किया है, और ख़ासकर मैं कश्मीर की आवाम का भी जिक्र करूंगा। कश्मीर की जो आवाम है उसकी मदद के बिना हमारी फोर्सेस बहुत सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती हैं। अगर हमारी आर्मी को, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आतंकवाद को ख़त्म करने का क्रेडिट जाता है तो बहुत बड़ा क्रेडिट लोकल लोगों को भी जाता है, जिन्होंने आर्मी, फीडबैक दे रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को फीडबैक दी, सपोर्ट किया। रही बात टेररिज्म की, आतंकवादियों की नई रिक्रूटमेंट की, देखिए हम पिछले 32-35 वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद झेल रहे हैं और वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार। स्टिल वी आर इन द स्टेट ऑफ द वार। यही तो मैं पूछ रहा था। देखिए, पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, हर बार उसको तो तकलीफ होगी कि जब चारों तरफ कश्मीर में तिरंगे झंडे आ गए तो लाल चौक जहां वो पाकिस्तान के झंडे लगाते थे तो वहां तिरंगे झंडे हो गए। तो वो लोग जो कि पूरी दुनिया में और गुमराह करते थे लोगों को लाल चौक के घंटाघर के नाम से, उसी घंटाघर में जब तिरंगा झंडा शान से लगा तो वो उन लोगों को तकलीफ तो होगी ना। तो इसलिए कभी टारगेटेड किलिंग्स करना, कभी कश्मीरी पंडितों को मारना,
कभी वहाँ गुजर और बकरवालों को निशाना ठीक है जी, बनाना, कभी मैं पहाड़ियों इसी को पे बनाना मैं- और कभी आम कश्मीरी। देखिए मैं रविंद्र रैना साहब, आपकी एक तकरीर मुझे याद है जब आप असेंबली के अंदर थे और बीजेपी के बड़े तर्रार लीडरों में आपको माना जाता और किलिंग एक हुई थी, तो आपने उस वक्त की गवर्नमेंट को कटेरे में खड़े करके ये पूछा था क्या हमारे पास जो सिक्योरिटी इनपुट सिस्टम है उसमें लेक्यूनाज है कि स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा मैसेकर हो रहा है या इस तरीके से धमकियां आ रही हैं, तो क्यों नहीं आप कर पाए? तो आज तो ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं ना कि क्या हमारी दाखिला वजारत के अंदर जितनी नेशनल एजेंसियां हैं, स्टेट एजेंसियां हैं, जो लगातार ये बता रही है कि कोऑर्डिनेशन है, उसके बावजूद भी अगर किसी की टारगेट किलिंग होगी तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराना देखिए, पड़ेगा। बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है और काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से काम करने की जरूरत है। तभी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अमरनाथ जी की यात्रा से पहले भी बड़ा रिव्यू किया, जिसका जिक्र आपने किया। 2 दिन का रिव्यू अभी दिल्ली के अंदर सभी, चाहे वो एलजी साहब थे या पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप के ऑफिसर्स थे, सभी यहाँ आए थे। तो रिव्यू हुआ है और शिफ्ट जो टेररिज्म की पॉलिसी में हो रहा है उसको कैसे काउंटर करना है। एक ज़माना था जब आतंकवादी बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, रॉकेट लॉन्चर लेके, बंदूकें लेके और आर्मी की वर्दी लेके, असला लेके वो घुसपैठ करते थे। अब चेंज हो गया है। अब उन्होंने अपनी योजना में बदल कर दिया है। अब वो ड्रोन से हथियार फेंकते हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट, मतलब किसी एक लड़के को 10, 20, 30 हज़ार दिया, पिस्टल दी, लोकल किलिंग की, पिस्टल ली, तुम घर चले जाओ। इस किस्म का एक नया मॉडस ऑपरेंडी आ रहा है। एक लड़के को ग्रेनेड देते हैं, 10, 20, 50 हज़ार रुपया देते हैं, थ्रो करके आओ, घर चले जाओ। तो एक नया मॉडस ऑपरेंडी जो हाइब्रिड टेररिज्म, ड्रोन से हथियार मंगाना, छोटे हथियार, बड़े बड़ा आर्मी कैंप्स पर हमले, पुलिस स्टेशंस पर हमले, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले, वो बंद। टारगेटेड किलिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान में और इन आतंकवादियों में दम नहीं है कि वो हमारी पुलिस, सेना और उनका मुकाबला कर सके। तो इस किस्म की जो साजिशें ये करते हैं उनको भी काउंटर करना है। राइट सर। इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार नए मैकेनिज्म डेवलप कर रही हैं। मैंने इतना सिर्फ पूछा था कि क्या, जैसे हम देखें ना कि भाई काउंटर किया गया कि यहाँ पर ये फेलियर है, तो पता लगता था कि यहाँ स्टेट में एक्शन हुआ है जी, इस डिपार्टमेंट में एक्शन हुआ, वो एक्शन तो कहीं नहीं दिखा। बहुत सारी चीजें कि अंदर कुछ हुआ हो, बाहर कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं। नंबर टू में आऊँगा। अब नौजवानों की बात करेंगे। नौजवानों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो 5 अगस्त को मुझे याद है कि जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि एक बड़ी परेशानी जी हमारी है कि हमें ये 370 और 35A हमारे सामने बैठिए कि हम बड़ा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन सेंटर और डायरेक्टली गवर्न टू स्टेट, वहाँ पर रोजगार के मौके ख़त्म हुए, मतलब मिले नहीं। ख़त्म मतलब मिले नहीं। अगर कुछ एडवर्टीज भी हुआ तो बाद में वो आपके सामने, आपके दफ्तर के बाहरी प्रदर्शन हर दिन है। देखिए, यहाँ तक बात है प्रदर्शन की, वो चाहे हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, वो चाहे रैबरे जंगलात हैं, रैबरे खेल हैं, वो एमजी नरेगा हैं, होम गार्ड हैं, एसपीओज हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो बहुत पुराने लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं। एक ज़माना था जब 500 और 1000 रुपया डेली वेजर सीपी वर्कर्स, चाहे वो पीएचई में हैं, बिजली में हैं, या उसमें पीडब्ल्यूडी में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, डेली वेजर्स को 500 रुपया और 1000 रुपया मिलता था। हमारी सरकार आई, हमने कोशिश की, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, उनको एज एन एम्प्लॉय हमने ट्रीट किया और धीरे धीरे आज की डेट में 9000 के करीब उनको ऑनरेरियम, जो मासिक मंथली सैलरी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे अन्य डिपार्टमेंटों के भी लोग हैं जिनके बारे में कोई पॉलिसी फ्रेम करके, पॉलिसी तो अभी भी फ्रेम नहीं ना है कोई भी, तो उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर वो इसलिए आते हैं कि उनको मेरे ऊपर विश्वास है, बीजेपी के ऊपर उनको विश्वास है, उनको मालूम है कि हमारा भला अगर कोई कर सकता है, कि ये विश्वास बाद में इतना नुकसानदेह बने कि पार्टी के लिए। मैंने कल भी माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठक में, आपको मालूम होगा, सारी जानकारी आपके पास है, वहां भी उस चर्चा में भी इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। अब चूंकि एक बात मैं बताऊं, कुल मिला के आप प्लस माइनस करेंगे तो डेली वेजर्स चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो पीएचई के अंदर हैं, जो आईटीआई ट्रेंड हैं,
वो लोग या ये जो रैबरे जंगलात वाले हैं, रैबरे खेल वाले हैं, ठीक है, होम गार्ड वाले हैं, ये तो वो हमारे भाई बहन हैं जिनकी पॉलिसीज़ भी बनी हुई हैं, बस इम्प्लीमेंट करनी है या उसमें अमेंडमेंट करके उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देके उनके काम उनको सुचारू करना है। क्या मैं आज ये एश्योर कर पाऊंगा अपने पूरे जम्मू कश्मीर की नौजवानों को कि रविंदर रैना साहब दिल्ली में बैठे हैं, दाखिला वजीर से मिलकर आएंगे, आप एश्योर कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा भाई समय दे दीजिए हमें, 2-3 महीने का, एक लंबी फिर से बाहर आनी है, रोजगार के मौके बने, और ये जो लोग बेचारे धरने पर हैं, आप घर बैठिए, आपके मसले हल होंगे। देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि मुझे कोई अपना नाम कमाना है, पैसे से तो मुझे वैसे भी प्यार नहीं है, फक्कड़ आदमी हूँ, ज़मीन पर सोने वाला आदमी हूँ, ना कोई एक अमिताभ बच्चन जी का गीत है, ना कोई रोने वाला है तो ना कोई रोने वाली है, ठीक है। देश सेवा, समाज सेवा का कार्य करने वाले हम, एक कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं सेवक हूँ। मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ब्लंट स्पीकर हूँ, तभी तो हम चाहते हैं कि दिल से बात जाए आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों। मैं हमेशा चाहता हूं, एसआई रिक्रूटमेंट वाले हो, फायर एंड इमरजेंसी वाले हो, अगर सीआईसी ऑपरेटर्स हो। आप देखिए गौर साहब, पीएचई वाले हड़ताल करते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। नहीं, बीच में हो ना, वो तो हम समझते हैं ना, वो तो मैं मान रहा हूं, हमदर्दी है, एश्योरेंस, एश्योरेंस फ्रॉम द पार्ट में आज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आज मेरी सरकार नहीं है, मेरी अपनी सरकार नहीं है। देखिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डायरेक्टली मॉनिटरिंग, वो रिपोर्ट कर रहे हैं जी होम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब, अमित शाह साहब बीजेपी के कद्दावर नेता, कल भी आप मिलकर आए, आज भी सरकार, देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है गौर साहब, यानी दैट मीन्स जब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएंगी तब तक ये क्रूशियल इश्यूज ऐसे ही नहीं, कुछ तो इसमें देखो, हम लोग पूरे दम खम के साथ अपनी बात रख रहे हैं। मैंने दिल्ली हो, जम्मू हो, राजभवन हो या राष्ट्रपति भवन हो, कहीं भी हो, हर जगह अपने लोगों की जो दुख तकलीफ परेशानियों में है, मैं खुलकर उनकी बात करता हूं, मैं उनके साथ जाके धरने में बैठता हूं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपने आप खुद नहीं कहा ना, आते हैं, मैं तो मान रहा हूं, और हमारे पास वीडियोस मैं एमएलए था, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जम्मू के अंदर पीएचई एम्प्लॉइज की बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, उन्होंने अपनी शर्ट्स उतार के प्रोटेस्ट किया था। मैं एमएलए था, मैं असेंबली से निकला, मैंने भी अपनी शर्ट उतारी, और इसका मसला हल होना चाहिए। तो पूरा एजिटेशन हो गया। डिपकाम उस वक्त हमारे कोतवाल साहब थे, तो कोतवाल साहब से चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो पवन कोतवाल जी ने बोला मैं क्या करूं, बीजेपी के एमएलए ही शर्ट उतार के तो प्रोटेस्ट में हैं, तो क्या होगा, सड़कें जाम नहीं होंगी तो क्या होगा। तो मुझे पूछा गया, तो मैंने कहा मैं अपनी जनता के लिए हूँ, जो अगर मेरे लोगों को, मेरी आवाम को कोई दिक्कत होगी, रविंदर रैना घर में नहीं बैठेगा। रविंदर रैना साहब की जात के साथ तो ये सवाल ही नहीं है। रविंदर रैना से इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आप अध्यक्ष है बीजेपी के, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर, और मैं अध्यक्ष के नाते से जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरी ताकत के साथ उसको निभा रहा हूँ। और आज भी एश्योर कर दीजिए ना, अगर मैं गृह मंत्री, क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, बस इतना सा तो सवाल देखिए है। कुछ ना कुछ तो होगा इलेक्शन से पहले या बाद में? देखो, बाद में तो ऊपर वाले की मेहरबानी और जनता का आशीर्वाद रहा तो भारतीय जनता पार्टी खुद करेगी, जो बीजेपी की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अच्छा जी, तो पहले भी कुछ ना कुछ हम यकीनन करवाएंगे, हमारा पूरा प्रयास है, कोशिश। इलेक्शंस की बात चल रही है, तो क्या इस साल के आखिर तक इलेक्शन का बिगुल बजेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, या हमने अगले साल के आखिर तक इंतजार कर? देखिए, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। अभी 25 नवंबर तक जो नई वोटर लिस्टें हैं वो सामने आनी, वो तैयार की जाएंगी, वो पब्लिश की जाएंगी, वो पूरा काम होगा। एक लंबा चौड़ा काम है, चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सारे एरियाज़ जो पहले किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आज दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उसमें चेंज आया है। तो 25 नवंबर तक ये प्रक्रिया होगी। 25 नवंबर के बाद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बार सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ यकीनन उनको मुलाकात करनी चाहिए, और वो मुझे पूरा विश्वास है वो करेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद वो निर्णय होगा। तो नवंबर अगर महीने में ये पब्लिश होती है तो दिसंबर महीने में, एक महीने में तो होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि अगले साल की शुरुआत में जब ये बर्फबारी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी मार्च के बाद संभवतः ऐसा माना जा सकता है।
लेकिन फाइनल डिसीजन इलेक्शन नहीं, कमीशन वो ऑफ तो है इंडिया सही ने बात है, लेकिन ये एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं जानना चाहूँ। अब जब पॉलिटिक्स की बात चल रही है, फिर मैं जब जम्मू कश्मीर को देखता हूँ तो बीजेपी भी बड़े कार्ड खेल रही है। पहाड़ीज का कार्ड, गुजर्स का कार्ड, बकरवालों का कार्ड, नॉन मुस्लिमों का कार्ड, मुसलमानों का कार्ड, कार्ड पे ही खेला जाएगा सारा बीजेपी या- के पास एक ही कार्ड है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूं डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिला। अगर आज बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, उनको इंसाफ मिला तो बीजेपी के कारण, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को उनके हक मिले हैं, महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, बीजेपी ने दिए मोदी साहब के कारण। उसके बाद गुजर बकरवाल, देखिए 100% 100% मुसलमान लोग हैं गुजर बकरवाल, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ठीक है, उनके साथ इनजस्टिस किया गया, उनको हक नहीं दिया गया। आज मोदी साहब ने उनको, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का बैन करके काला कानून जो गुजर बकरवालों के खिलाफ लाया था एनसी कांग्रेस पीडीपी ने मिलके, उस काले कानून को ख़त्म किया मोदी साहब ने। और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको, कल भी अमित शाह साहब की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स गुजर बकरवालों को प्रॉपर उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए, उनको जो हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे आइन ने दिए हैं, उनको उनका फ़ायदा होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहाड़ी, अगर आप देखेंगे अब पहाड़ीज पर भी आई है ना। पहाड़ीज, देखिए पहाड़ीज हों या गुजर हों या बकरवाल हों, ये एक ही माँ के 3 बेटे हैं, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल। पहाड़ियों की भी बहुत पुरानी देरीना उनकी डिमांड्स रही है, गुजर बकरवालों की भी थी। गुजर बकरवालों को हक मोदी साहब ने दिया है, उनको हकूक जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर में बचे हैं पहाड़ी, तो मोदी साहब का नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस यही तो मैं अब आऊँगा ना, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो बड़े कीनली देख रहे होंगे इस वक्त कि रविंद्र रैना साहब पहाड़ियों के लिए क्या कुछ कहेंगे, कि आप कब तक इंतजार करेंगे। देखिए पॉलिटिकल राइट्स की लड़ाई है देखिए, उनकी। जहाँ तक बात, हम पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, कंसर्न्स को एड्रेस करना एक हमारा काम है। नहीं करेंगे तो कल लोग हमसे सवाल पूछेंगे। जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग कटघरे में खड़े होते हैं, आज हम काम नहीं करेंगे तो कल लोग हमें भी कटघरे में खड़ा करेंगे। इसलिए मेरी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ये तमाम बड़े मुद्दे जो हैं, पहाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई कि जनाब आपके लिए जो रिजर्वेशन है वो हम देंगे जी, पहाड़ इससे पहले ही। देखिए, मैं गौहर साहब एक बात आपको बताऊं, एक इंसानी तकाजा है, इंसाफ क्यों नहीं बहुत देर पहले मिल जाना चाहिए था। हम नहीं चाहते कि जो गुजर बकरवाल हैं उनके हकूक में कोई डाका डाले ना, अब हो गया ना। हम चाहते हैं आपने गुजर तो बकरवाल भी सुखी, आपने एक बड़ी खबर पहाड़ी बता भी दी खुश। कि पहाड़ियों को जनाब इलेक्शन से पहले ही एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी और दाखिला वजीर साहब इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब उन नौजवानों की भी ज़रा बात बता दीजिए जो पढ़े लिखे हैं, जो इस उम्मीद में थे कि 5 अगस्त के बाद एक सिस्टम चलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी और सही तरीके से हम रोज़गार कमा के इज्जत से जिएंगे। क्या आपको लगता है, देखिए आपको लगता है, आप युवा मोर्चा के भी रहे हैं, आपने ग्राउंड जीरो पर भी काम किया है, इंसाफ हो पाया कुछ 2019 के बाद नौजवान के साथ? देखिए, मैं एक बात तो जिसने बड़ी टकटकी लगाई थी दिल्ली से और आपसे। देखिए गौहर साहब, एक बात मैं आपसे स्पष्ट करता हूँ, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। आप जेके बैंक्स में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, अमित शाह साहब खुद जब 24 अक्टूबर पिछले साल वहाँ आए थे, उस वक्त भी वहाँ आपने देखा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से वो जो अपॉइंटमेंट लेटर्स लोगों को दिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती होती है, उसमें कुछ घोटाला सामने आया। पहली बार हुआ कि सीबीआई की इंक्वायरी एक रिक्रूटमेंट के अंदर अगर कहीं कोई घोटाला पाया गया तो की गई। वो किस लिए की गई कि जो मेहनती नौजवान हैं, जिनको हक है, उनको नंबर आना चाहिए था, और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको उसके भ्रष्टाचार की उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार जो है वो कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे। ऐसे तमाम जो गुनाहगार लोग, ठीक है ना, बच्चों को तो सजा मिली, 10 लोगों ने नकल करके
पेपर खरीद करके इम्तिहान में क्वालिफाई किया, मैं मान लेता हूँ, उनको सज़ा मिली। अब हमने ओवरऑल सबको कहा कि भैया नहीं, हम ये मानेंगे नहीं, लेकिन अभी तक वो अफसर जिनके खिलाफ आपने पर्चे लगाए ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, अभी They are still आपने enjoying. देखा कि सीबीआई की छापेमारी हुई है। हाँ। इसमें जो जो मुलव्वस हैं, जो जो इस घोटाले में, साजिश में मुलव्वस होंगे, सब जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी, करप्ट, बेईमान, गद्दारी करने वाला, उसको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सवाल, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। चलिए अब जरा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो गुलाम नबी आज़ाद की हुई है। रविंदर रैना साहब, गुलाम नबी आज़ाद की इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और कितना फ़ायदा किस पार्टी को देख रहे हैं जाएगा? देखिए, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े कद के नेता हैं। खुद हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तो मोदी साहब की तकरीर सारी दुनिया ने सुनी। और ये मोदी जी का बड़ा दिल था कि उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब और उनके कंट्रीब्यूशन का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद साहब एक बड़े कद के लीडर हैं और न केवल रियासत जम्मू कश्मीर के बल्कि मुल्क के बड़े लीडर हैं। उनकी शख्सियत को, उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। लेकिन वो कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया जी। इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने में काम किया था, दिन रात मेहनत की। वो श्रीमती ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां बताना कि देखिए वो वर्कर है, मैं एक बात ग्राउंड जीरो पर काम किया, that means something for मैं you. आपको एक बात बोलूं, मैं सच बोलने वाला आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक पॉलिटिकल कभी नहीं किया है, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब हों, इवन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो। पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैंने कभी ये काम नहीं किया है। हमने मोदी साहब से और अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखा है कि मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति करते हैं, प्रिंसिपली बेस्ड पॉलिटिक्स हम करते हैं। इसीलिए जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात आई, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, झटका कांग्रेस को लगा, वर्टिकल डिवीजन कांग्रेस में हुआ है। कांग्रेस जिसको कहते हैं निस्ते नाबूद हो गई है। जम्मू कश्मीर में तो सफाया हो गया है कांग्रेस का। गुलाम नबी आज़ाद साहब ही नहीं, जो बड़े लोग जिसमें सरूड़ी साहब हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हैं और हाजी अब्दुल रशीद साहब जो सोपुर के हैं, जुगल किशोर साहब हों या सुरनकोट के चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हों, ऐसे बड़े लीडरों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस तहस नहस हो गई है। लेकिन देश में भी कांग्रेस अब इतिहास बन चुकी है। लोग किताबों में पढ़ेंगे कोई कांग्रेस नाम का कोई प्राणी होता था। अच्छा, एक चीज बताइए, खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद साहब के बड़े राब्ते में है कि जनाब अब आप बाहर आएंगे तो आइए मिल के काम करते हैं। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, होम मिनिस्टर साहब का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आइए किस हद तक इसको देखिए, जो बड़े लीडर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, ये विचारों की लड़ाई होती है राजनीति। हमको एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना होते हैं। हमको एक दूसरे के, अगर घर में कोई परेशानी हो गई, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पहलगाम से एमएलए थे अल्ताफ कुल्लू साहब, तो उनके फैमिली में उनकी वालिदा मोहतरम की वफ़ात हो गई। हमें पता चला, हमारे कुलीग रहे, हमारे दोस्त रहे, हम उनके घर में गए। मैं स्पेशल गया, उनके घर में बैठा, 2 घंटे बैठा, उनके दोस्तों से मिला, परिवार वालों से मिला, क्योंकि हम इंसान हैं, एक दूसरे का दुख तकलीफ समझते हैं। इसलिए बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, आपस में तो हम मिलते हैं। रही बात पॉलिटिक्स की, अब गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी में आएंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। ठीक है जी, अगर अब पार्टी बनती है और जैसे कहा जा रहा है, अभी तक जो सोर्सेज भी हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूनिट पहला बनेगा, अगर जम्मू कश्मीर यूनिट पहला बनता है
तो कहाँ कहाँ पर झटके लग सकते हैं, क्योंकि ये पहली पार्टी होगी जो जम्मू सेंट्रिक बनेगी फिर, क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां बनी वो सारी कश्मीर सेंट्रिक है। अब ये पहली पार्टी बनेगी जो जम्मू सेंट्रिक होगी। क्या बीजेपी के लिए भी अलार्म है ये कि भैया जो आपसे थोड़ा नाराज है, जो दूसरे लोगों से नाराज है, वो मोड़ सकता है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दम पर। जो हमारा सिस्टम है स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट्स का, ब्लॉक्स, मंडल्स का, सेक्टर शक्ति केंद्रों का और पोलिंग बूथों का, हमारी बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है। हमारा काडर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। चाहे गुपकार गठबंधन हो, आपने पहले देखा गुपकार में फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। टैसिट अंडरस्टैंडिंग इनकी भी पूरी थी, बाकी तमाम लोग शामिल हुए। इन्होंने ज़िला परिषद डीडीसी चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा, हमने धराशायी किया इनको। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैदान जंग में राजनीतिक लड़ाई होगी तो फिर पूरे दमखम के साथ बीजेपी लड़ेगी। इनकेस आज़ाद साहब आते हैं पार्टी लेकर, कल चुनाव भी होते हैं और कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, फारूक अब्दुल्ला बेटर ऑप्शन है या गुलाम नबी आज़ाद साहब? नहीं, हम तो अपने दम पर सरकार बनाएंगे। नहीं, लेट इट भी, 2-4 सीटें जरूरत पड़ी। मैं कहता हूँ 50+ भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि 50 से ज्यादा सीटें जीत कर। लास्ट टाइम भी तो आपका था मिशन, एक वो पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा कम रह गया, थोड़ा सा पिछले साल मैं कम। वही कह रहा हूँ कि उसी हिसाब से मान लीजिए 4 सीटें आपकी कम रही, ज्यादा नहीं, तो क्या फारूक अब्दुल्ला बेटर ऑप्शन है या गुलाम नबी आज़ाद? नहीं, मुझे लगता है कि हमको सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में 46 MLA चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 से ज्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाएगी और बीजेपी का चीफ। ये तो मैं मान रहा हूँ, इन केस 4 से 5 सीटें जरूरत पड़ी, फारूक अब्दुल्ला बेटर ऑप्शन है या गुलाम नबी आज़ाद? देखिए, मैं इस वक्त इस प्रकार की कोई टिप्पणी या वक्तव्य। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा कुछ, तो इससे बड़ी एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर के आप पॉलिटिक्स को देखते हैं, आप बीजेपी को क्या एडवाइस करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को मैं क्या एडवाइस करूंगा? मैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कभी आपसे फीडबैक मांगा जाए कि भैया 2 ऑप्शन है हमारे पास, फारूक अब्दुल्ला साहब और गुलाम नबी आज़ाद, 2 में से किसको ले? देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊं, जब मुझे अपने ऊपर विश्वास है मैं उनको बोलूंगा। मेरे से कोई फीडबैक मांगेगा, मैं बोलूंगा आप निश्चिंत रहो, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। रैना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप आए थे तो खबर ये थी कि रविंद्र रैना साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है जी, अब अगले अध्यक्ष कोई होंगे, लेकिन आज दिल्ली में जब आप वापस जम्मू कश्मीर जाएंगे तो खबर यह है कि 2024 नहीं 27 तक का टिकट लेकर वापस जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, हमारा एक संविधान है, पार्टी हमारी एक नियम से चलती है। हमारा संविधान है कि अध्यक्ष की एक टर्न होती है और बहुत ज़रूरी पड़े तो दूसरी टर्न भी उसको मिल सकती है, फिर आपको कहीं बीच में एक ब्रेक होता है और ये पार्टी का नियम है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ में प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है, आज भी ज़मीन पर सोने वाला आदमी हूँ। हम देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले हैं, हमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। मोदी साहब ने जैसे कहा था ना, किसी ने मोदी साहब को पूछा कि आप प्रधानमंत्री ने कभी अगर प्रधानमंत्री से आपने संन्यास ले लिया तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा झोला उठा के किसी मंदिर में, आश्रम में, जंगल में चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम भी उसी विचार के हैं। आप पूजा पाठ के लिए नहीं ना जा रहे हैं, आप तो पॉलिटिक्स के लिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है। पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी की खिदमत करना, मुझे बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी। मैं अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं पार्टी के, जो हमारे पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट से लेके शक्ति केंद्र, मंडल, ज़िला, प्रदेश और नेशनल लेवल की लीडरशिप है, मैं सबका हमेशा धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत प्यार पार्टी के काडर ने दिया, पार्टी के लोगों ने दिया और आम जनता ने दिया। और मैंने सफलतापूर्वक, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे वहाँ डीडीसी हो, बीडीसी हो, पंचायतें हो, म्युनिसिपैलिटी हो, हर जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, थम्पिंग मेजॉरिटी से। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के अंदर इस तरीके से तीसरी बार कोई अध्यक्ष बन रहा है। देखिए, अभी तो इसका जो है वो
ऑफिशियल ऑर्डर आएगा शाम तक? देखिए नहीं, वो देखिए एक प्रक्रिया है। अभी तो ऐसा मेरे कुछ मित्र हैं जिसका आपने जिक्र किया, मैं जब भी कभी मीटिंग के लिए दिल्ली आता हूं तो एक मेरे बहुत मित्रवत कुछ साथी हैं, वो अक्सर खबर चलाते हैं कि बन गया, गए। अच्छा इस बार गए? इस बार तो आप गए नहीं, तो इस बार हर तो बार गए। नहीं, जब भी मैं दिल्ली आता हूं कुछ मेरे बड़े मित्र हैं वो खबर चलाते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जब मैं बैठक से निकलता हूं तो जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो इंतजार में करते रहते हैं कि ये खबर है, फिर वो अगले दिन उनका होता है, वो कहता है आई नहीं और आगे। इसलिए आजकल ये र्यूमर तो है नहीं, ये तो मीडिया- आपको भी पता कि ये र्यूमर है नहीं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। देखिए मैं अभी जब तक कोई पार्टी का निर्णय नहीं होता, अंडर पॉजिटिव कंसिडरेशन है। चलो आप तो इसलिए जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे संगठन मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता सब बैठते हैं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं लिया जाता। हमारी पार्टी में जब भी कोई निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, सब मिलकर कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। हमारी पार्टी में जिम्मेवारियां बदलती हैं, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हम सबको मिलकर एकजुट होकर मिशनरी मोड में देश और समाज के लिए काम करना है, हमेशा के लिए करना है। जब आप कार्यकर्ता हैं बूथ के तब भी काम करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो तब भी करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहोगे इससे भी ज़्यादा काम करना है। चलिए जी, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अलायंसेस बने कश्मीर वाले में भी, और फिर हमने देखा पिछले दिनों एक और एक तूफान खड़ा हुआ कि 25 लाख वोटर जी आएंगे, उस पर आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, 10 तरह की बातें भी हुई। क्या ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या उनके वो लॉजिक पॉइंट्स थे? क्योंकि मुजफ्फर बेग साहब की एक डिटेल ब्रीफिंग आई, कुछ सवाल उन्होंने भी छोड़ दिए। देखिए जो मुजफ्फर बेग साहब हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क के एक बहुत बड़े दानेश्वर हैं, बहुत बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और उनका बड़ा कद है। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी उनको क्लियरिटी करनी चाहिए थी वो शायद की नहीं है, और मैं उसको क्लियर करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो कि 1950 में बनाया, जवाहरलाल नेहरू साहब की हुकूमत ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, और उस वक्त पार्लियामेंट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 मेंबर थे जम्मू कश्मीर के, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे और इनके साथ और मेंबर्स जो वहाँ बड़े बेग साहब थे, ठीक है, अफजल बेग साहब, अफजल बेग साहब थे, उनके साथ वहाँ मौलाना मसूदी साहब थे और जम्मू से श्री मोतीलाल बेगड़ा साहब थे। ये 4 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1950 में, उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जिन्होंने आइन बनाया, आइन लिखना, उसके मेंबर शेख अब्दुल्ला साहब, उसके मेंबर अफजल बेग साहब, उसके मेंबर मसूदी साहब और मोतीलाल बेगड़ा साहब थे। और देश का कानून बन रहा था और उसमें जम्मू कश्मीर से चारों के चारों नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और 1950 का जो कानून बना उसमें उनके साइन हैं, मैंने तो बनाया नहीं, मोदी साहब ने तो बनाया नहीं। और वही कानून जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के टूटने के बाद लागू होता है तो तकलीफ हो गई फारूक अब्दुल्ला साहब को, तकलीफ होगी महबूबा मुफ्ती साहिबा को, तकलीफ होगी कांग्रेस के लोगों को। मैं सवाल पूछता हूं, आप ही के जो फाउंडर पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साइन से ये कानून बना, क्या जवाब देगी सोनिया गांधी लोगों को कि वो जवाहरलाल नेहरू के कानून को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को नहीं मानती है? क्या जवाब देंगे फारूक अब्दुल्ला साहब आवाम को कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया, जिसमें शेख साहब थे, मसूदी साहब थे, बेग साहब थे, मोतीलाल बेगड़ा साहब थे, उसको ही वो नहीं मानते हैं? क्या जवाब देंगे? ये लोगों को गुमराह करना बंद करें। और दूसरी बात, लोकल्स और नॉन लोकल्स क्या होता है जनाब? आज जानी मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मुजफ्फरनगर से यूपी से 1989 में इलेक्शन लड़ते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं,
मुल्क के वजीर दाखिला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने मुफ्ती साहब। जैसे आज अमित शाह साहब हैं, 1989 में मुफ्ती साहब बने। इलेक्शन कहाँ से लड़े? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर कहाँ? यूपी में। किसी ने नहीं कहा कि मुफ्ती साहब नॉन लोकल हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी ज़िंदगी जब जीते महाराष्ट्र से जीते। महाराष्ट्र में किसी ने नहीं कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब नॉन लोकल हैं। ये कहाँ से कंसेप्ट आ गया? फिर वहाँ एक नंबर दे दिया गया, इतने लाख। वो मुझे लगता है कि एक उसकी कैलकुलेशन ज़रा उसका होमवर्क ठीक होना चाहिए था। जो लोग वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, पिछले 70 साल से रह रहे हैं, 50-60 हज़ार, 1 लाख उनकी आबादी होगी। 5 लाख तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनका। चलिए वोटर्स की बात कर रहा हूं। वोटर्स की में वो, और पार्लियामेंट असेंबली में तो डिटेल आया था पार्लियामेंट में। तो मान लो कि उतने, और गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज कितने होंगे? तो ये कैलकुलेशंस ठीक करनी है। दूसरा, अगर कोई बड़ा ऑफिसर, मैं पिछले 2-3 साल पहले तमिलनाडु में गया, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ एक मिस्टर डोगरा जो है वो यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु के। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, इनका नाम डोगरा और ये तमिलनाडु में। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे वेलकम किया और मैं गया उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मेरे फादर जम्मू के रहने वाले हैं, हम डोगरा हैं। तो मैंने कहा अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। तो कहाँ सेटल हैं? तो बोला मैं तमिलनाडु में सेटल हूँ। मैंने कहा चलिए वापस जम्मू चलते हैं। बोला मैंने पूरी ज़िंदगी तमिलनाडु में IPS ऑफिसर सेलेक्ट हुआ, प्रोबेशन एज SHO गया, रिटायर्ड DGP हुआ, पूरी ज़िंदगी यहीं लगाई। जम्मू में ना मुझे अपना कोई रिश्तेदार पहचानता है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरे बच्चों को डोगरी आती है, मेरे बच्चे तमिल बोलते हैं। अब मैं यहीं सेटल हो गया हूँ, बच्चों की शादी भी यहीं की है, बेटियाँ भी तमिल लोगों में शादी की है और वो भी किए हैं, तो मैं यहाँ सेटल हो गया। किसी ने हू हल्ला नहीं मचाया। इसी प्रकार अगर यहाँ कोई सेटल हो गया, कोई 1, 2, 4 अफसर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ काम किया, अब वहाँ सवालिया निशान लगाना और ऐसे लोगों को उनके राइट से डिनाइड करना, मुझे लगता है कि ये जस्टिस नहीं है। हमारा देश का आइन, हमारा देश का कानून जो संवैधानिक राइट्स सबको देता है, वो पूरे हिंदुस्तान वासियों को देता है। अगर मोदी साहब की कोई पॉलिसी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में लागू होती है तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है, क्योंकि मुल्क का आइन है ना। और वो हिंदू को भी उसका फ़ायदा होता है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। ऐसा नहीं होता कि भाई आप हिंदू हैं तो आपको मिलेगा, मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है आप डोगरे हैं तो आपको मिलेगा, कश्मीरी हैं तो नहीं मिलेगा, आप गुजर बकरवाल हैं तो मिलेगा, पहाड़ी हैं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। किसी शायर ने कहा गरीब हैं तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जनाब जम्मू कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जिनके साथ आज ग्राउंड बैटल में हमने बात की जम्मू कश्मीर के हालात की, आने वाले सिचुएशन की, और जो पॉलिटिक्स चल रही है किस डगर ये जा सकती है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा।